लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब हम पहले तो ये समझते हैं, अब हम पहले तो ये समझे कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता क्या है भाई। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को समझना आना जरूरी है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, ये बोलता है कि जैसे रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। ये से बोलता है कि जैसे आपके पास में ए और बी रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट सीओडी बना रहे हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझा दो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का ये कहना है कि आपके पास में जैसे दो रिएक्टेंट है ना, ए और बी, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सीओडी बना रहे। तो ये बोलता है कि जैसे ए है ना, ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे, तो इसका ये बोलना है कि ए का जितना ग्राम इक्विवेलेंट है ना, जैसे मान लो ए का 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ये बोलता है ए का 2 ग्राम इक्विवेलेंट बी के 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके सी और डी दोनों के भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनाएगा। ऐसे बोल सकते हैं, अगर मान लो सपोज ए है, ए का 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो ए का अगर 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो बी का ए का 5 ग्राम इक्विवेलेंट बी के 5 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके सी और डी दोनों के 5 ग्राम इक्विवेलेंट बनाता है। ये इस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का बोलना है। जैसे मान लो रिएक्शन ये नहीं हो गया और मान लो सपोज ये वाली रिएक्शन होती, ये वाली रिएक्शन होती, तो अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, तो अभी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि ए का 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ए का सॉरी या 1 से बात करते हैं, ए का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बी के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके सी और डी इन दोनों के भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनाता है। इसका मतलब जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, आपके जो रिएक्टेंट है ना, उन रिएक्टेंट के इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट, रिएक्टेंट के इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करके उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के अंदर बना देते हैं। मतलब ये जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, उस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। जबकि आपने देखा था, हमने जब स्टोइकोमेट्री आपको बताई थी, तो स्टोइकोमेट्री तो इनके कोएफिशिएंट से डिवाइड होती है, डिसाइड होती है। तो जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है और जो स्टोइकोमेट्री है ना, इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है, क्वेश्चन आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से भी बना सकते हैं, क्वेश्चन आप स्टोइकोमेट्री से बना सकते हैं, पर अगर आपने क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री से बनाया तो वहां पर रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है, वहां पर रिएक्शन बैलेंसिंग मस्ट है। और अगर आप क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से बना रहे तो यहाँ बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो अनबैलेंस रिएक्शन में भी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या करना है, रिएक्टेंट के इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करके उतने ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनाते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा बोल सकते हैं ना, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट reacts to form same number of ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। ये बोलता है कि रिएक्टेंट के जो रिएक्टेंट के आपके जो रिएक्टेंट है ना, उन रिएक्टेंट के सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करके और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट आपके प्रोडक्ट के बना देंगे। ये हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। अब हम क्या करते हैं, ये जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, इसको 1 बाय 1 करके अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को अप्लाई किया फॉर केमिकल रिएक्शन, समझते जाना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर मेरे को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करना है। ठीक है, सपोज हमने अज्यूम कर लिया हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है हमको। देखिए ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। देखिए इसके अंदर ये जो कैपिटल ABCD है, ये तो कैपिटल A एंड कैपिटल B, ये तो हमारे रिएक्टेंट है, इन कैपिटल C कैपिटल D हमारे प्रोडक्ट है, और जो स्मॉल ABCD है ना, स्मॉल ABCD इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब ये रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ स्टोइकोमेट्री लगाता हूँ, अगर स्टोइकोमेट्री लगाऊंगा ना, तो मैं पता है इस रिएक्शन के लिए क्या बोलूंगा, मैं आपसे ये बोलूंगा कि ए का ए मोल, ए का मतलब कैपिटल है, मतलब रिएक्टेंट तो ए है ना, स्मॉल है तो क्या उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे कहेंगे रिएक्टेंट ए का स्मॉल ए मोल, रिएक्टेंट बी के स्मॉल बी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी का स्मॉल सी मोल और प्रोडक्ट डी का स्मॉल डी मोल बनाता है। ये तो हमारी होगी स्टोइकोमेट्री। अब हम यहाँ स्टोइकोमेट्री नहीं लगा रहे, हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहे हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि रिएक्टेंट के इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करके उतने ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के बनाएंगे। इसका मतलब अगर हमको किसी रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है तो इसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। सबके ग्राम इक्विवेलेंट हमने इक्वल कर दिया। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट बता ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अपने ये भी लिख सकते हैं, ए के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना, ए का मतलब ऐसे लिखा डब्ल्यू ए अपॉन ई ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन ई बी इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन ई सी प्लस डब्ल्यू डी अपॉन, इन सबके ग्राम इक्विवेलेंट हमने इक्वल कर दिए हैं। ये लीजिए, सबके ग्राम इक्विवेलेंट हमने इक्वल कर दिए हैं, इक्वल टू। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए जब भी आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, उन जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सबके ग्राम इक्विवेलेंट को आप इक्वल कर दीजिए। ये आपके लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आ गया। ठीक है, इसका मतलब वो जो क्वेश्चन जो हमने बनाए थे ना पहले स्टोइकोमेट्री से बनाए थे, उन्हीं क्वेश्चन को आप चाहे तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करना आपको सिखा रहे हैं। ये तो हमने आपको अप्लाई करना सिखा दिया इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बता दिया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम आपको बता रहे हैं इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन दे रखी है, उन न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के अंदर वो जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, उन न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के अंदर आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है कि न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। अब आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन किससे बोलते हैं। ये जो एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एसिड है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ में। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके एक तुमको सोल्ट देता है, उसके साथ में ये वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब भी एसिड बेस को मिलाते हैं ऑलवेज हीट इवोल्व होती है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है एक्सोथर्मिक। और आपको पता है एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच नेगेटिव होता है, इसका डेल्टा एच होता है नेगेटिव। और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब इज दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, जो हीट इवोल्व करके कंप्लीट होती है, दैट इज द एक्सोथर्मिक। चलो उसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको वैसे ही नॉलेज के लिए बता दिया। तो देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये बोलता है ना कि जितने भी रिएक्टेंट है उनके सेम ग्राम इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आप यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट मेरा एसिड बेस है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट हमारा एसिड होगा उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने ग्राम इक्विवेलेंट हमको बेस की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो एसिड के 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये एसिड के अगर 5 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 5 ग्राम इक्विवेलेंट ही बेस की जरूरत होगी। इसका मतलब अगर हम इसके लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करें, इसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, इसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड और बेस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को हमको इक्वल करना है। या आप ये भी लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2। W अपॉन E तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना यार। मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का नंबर 1 तरीका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट W अपॉन E, ये भी ग्राम इक्विवेलेंट होता है। नंबर 2 ग्राम इक्विवेलेंट ये भी तो होता है ना यार, N इंटू V, नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। और एक ये भी तो तरीका है ना, मोलिटी अगर दे रखा है तो मोलिटी को किस में चेंज कर दो, नॉर्मलिटी में चेंज कर दो। अच्छा, नॉर्मलिटी मोलिटी में रिलेशन क्या होता है वो भी बता देता हूं। नॉर्मलिटी इक्वल टू आता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू आता है मोलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये रिलेशन आता है। ये रिलेशन बना कैसे, तो ये मैं आपको समझा देता हूं। एक सेकंड रुकिए, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। हमने क्या बोला कि अगर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है और इसमें अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए क्या करेंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को क्या कर दो आप, इक्वल कर दीजिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब W अपॉन E कर दिया। कोई जरूरी थोड़ी ना क्वेश्चन के अंदर आपको W और E दे रखा हो, कई बार क्वेश्चन में क्या करता है वो नॉर्मलिटी दे देता है। अगर नॉर्मलिटी दे रखा हो तो हम ग्राम इक्विवेलेंट ये भी तो बोलते हैं ना, N1V1, तो N इंटू V ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो एसिड के लिए लिखा हमने N1V1 और बेस के लिए लिखा हमने N2V2। तो आप ये भी फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2, N1V1 इक्वल टू N2V2। ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट है ना, N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है,
तो जो न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए या तो हम W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 कर देंगे, या फिर हम N1V1 इक्वल टू N2V2 कर देंगे। वो इस बात पे डिपेंड करता है हमको इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मास गिवन है या इन टर्म्स ऑफ हमको N और V दे रखा है। तो ये हो गया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इन न्यूट्रलाइजेशन। मैं आपको ये समझा रहा था कि N और M के अंदर रिलेशन ये जो बनाने आया कैसे, इसको भी समझा देते हैं। देखो उधर हम इस नॉर्मलिटी और मोलिटी के रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो रिलेशन कैसे बनेगा, पहले तो दोनों के फॉर्मूले लिख देते हैं। हमने फॉर्मूला आपको ये बताया, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखा हमने, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम, और ये हमने लीटर में ले रखा है नंबर 1। मोलिटी का फॉर्मूला भी सामने रख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है मोलिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमने ये लीटर में ले लिया है। ठीक है जी। अब ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या इसको बोलते थे हम एन फैक्टर। तो जो ई है ना, इसको मैं अगर इससे रिप्लेस करूं तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू बनेगा गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम, ये तो लीटर के अंदर है, और मल्टीप्लाइड बाय ये वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको देखिए, ये क्या बन गया, ये मोलरिटी। तो हम इसकी जगह मोलरिटी लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ये वैलेंसी, ये रिलेशन आ जाता है इसके लिए। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर जो होता है ना, वैलेंसी जो फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी या हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब वैलेंस फैक्टर कभी 1 से लेस तो होता नहीं है। ठीक, जब वैलेंस फैक्टर 1 से लेस कभी नहीं होगा तो आप इस रिलेशन से देखें तो आपको पता लग रहा है कि जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मोलरिटी की इक्वल होगी या फिर इससे हमेशा ज्यादा होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, नॉर्मलिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो कभी भी मोलरिटी से लेस नहीं आएगी। नॉर्मलिटी या तो इक्वल आ जाएगा या फिर हमेशा उससे ग्रेटर ही होता है। इसके बीच में एक रिलेशन भी होता है। ठीक है, हम आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी तो समझा रहे थे ना, तो हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई किया। सबसे पहले तो हमने केमिकल रिएक्शन के लिए, फिर हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। एक हम अप्लाई कर दे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर रहे हैं इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड दे रखा है और हमको उस कंपाउंड के अंदर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपाउंड के लिए। कोई कंपाउंड आपको दे रखा है और उस कंपाउंड के लिए हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करना है। एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया है, कंपाउंड है MXNY, एक कंपाउंड है। M और N तो हमारे एलिमेंट है और X और Y उन एलिमेंट के नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे समझे, आप इसको ऐसे समझे, जैसे मान लो सपोज आपने ऐसे लिखा, आपने लिखा CaCl2, ये CaCl2 लिखा। इसका मतलब इस CaCl2 की बात करें तो M क्या है, M हमारा कैल्शियम होगा और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब नंबर 1 है, X का वैल्यू 1 और N की वैल्यू क्या Cl और Y की जगह 2 लिखा हुआ है। ये मतलब होता है इस टाइप से। ठीक है, ठीक। अब इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करना है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, बेसिकली कंपाउंड हमारा MXNY कंपाउंड कैसे बना, तो कंपाउंड MXNY बना कैसे, M और N, एलिमेंट M और एलिमेंट N आपस में जब कंबाइन हुए तभी तो इसने MXNY कंपाउंड का फॉर्मेशन किया ना। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि दोनों एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं ना, तो जितने इसके ग्राम इक्विवेलेंट कंबाइन होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट वो कंपाउंड बना लेंगे। इसका मतलब अगर हम इसके लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करें तो इसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस होता है, इसके लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ M इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N इक्वल टू
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MXNY, इन सबके ग्राम इक्विवेलेंट को हमने इक्वल कर दिया है। ये हमने आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताया, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को कैसे कैसे काम में लेते हैं ये हमने आपको इसकी थ्योरी के बारे में बताया। चलो इसके लिए कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, हाउ मेनी grams of NaOH are required how many grams of NaOH are required to neutralized 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हमसे बोला जा रहा है NaOH है, NaOH को किसके साथ न्यूट्रलाइज करवाना है, H2SO4 को न्यूट्रलाइज करवाना है। तो हमसे बोला जा रहा है इसके लिए इसका कितना ग्राम चाहिए। तो रिएक्शन क्या हो रही है, मतलब NaOH को किससे न्यूट्रलाइज करवाना है, H2SO4 से। NaOH बेस होता है, H2SO4 एसिड है। हमने आपको अभी भी क्या समझाया था, हमने आपको ये तो बताया ना, एसिड बेस रिएक्शन के अंदर क्या करोगे, एसिड का जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस के भी उतने ग्राम इक्विवेलेंट लगेंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, क्या इसको हम लिख दें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल कर दीजिए, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट, अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH, इसका मास हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका मास हमने मान लिया W ग्राम है अपॉन E, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। NaOH इक्विवेलेंट वेट, NaOH बेस है ना, बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। NaOH का मोलर मास होता है 40, वैलेंस फैक्टर कितना 1, तो आंसर क्या देंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 40, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, H2SO4 का मास अपॉन H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए H2SO4 है, H2SO4 का मोलिकुलर मास होता है 98, H2SO4 का वैलेंस फैक्टर है 2, 98 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 49, तो ये 49 आ जाएगा। इसको सोल्व करके हम यहाँ से मास निकाल सकते हैं, ये सोल्व किया, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, आंसर देंगे 80 ग्राम। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80 ग्राम। समझ आ गया क्वेश्चन। इसी टाइप के और क्वेश्चन बनाते देखें। How many grams of NaOH are required to neutralized 200 milliliter of 0.5 m H2SO4, ठीक है। ये लिए ये दूसरा क्वेश्चन हमने बना दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, वही H2SO4 के साथ न्यूट्रलाइज करना है। अब देखो आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन को समझना। इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर NaOH का मास पूछा था, इसमें भी वही पूछा है, पहली बात तो ये। अब इसको किससे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, H2SO4 से। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर H2SO4 का हमको मास दिया था, पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर H2SO4 का मास ना देके और उसकी हमको मोलरिटी और वॉल्यूम दे रहा है। तो यार आपको डाटा तो कुछ भी दे सकता है ना, वो मोलरिटी दे दे, नॉर्मलिटी दे दे, मास दे दे, कुछ भी दे दे, आपको तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करना है। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वली तो करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड तो वही रहेगा ना। तो मेथड क्या लिखें इसके लिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू क्या लिखना है हमको, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 और NaOH दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट आपको लिखना है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट यार W/E भी हो सकता है और ग्राम इक्विवेलेंट तो N/V भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमको देख क्या रखा है, ठीक है जी। चलो लिखा हमने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH का मास लाना है। तो इसका मास मैंने मान लिया W, ग्राम इक्विवेलेंट इसके लिए तो मैंने W/E कर दिया और NaOH का इक्विवेलेंट वेट तो 40 होता है, हमने आपको जस्ट बताया था।
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, अब H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट लाना है। अब H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर m इंटू वी दे रखा है, जबकि मैंने आपसे क्या बोला था ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या n इंटू वी होगा, क्या n इंटू वी, और वॉल्यूम लीटर में लेना है। हमको दे क्या रखा है मोलरिटी, तो मोलरिटी से हम पहले नॉर्मलिटी बनाएंगे। याद अभी बताया था नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी कितना दे रखा है हमको 0.1, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो H2SO4 की नॉर्मलिटी तो 1 है, तो हमें n इंटू वी करें तो नॉर्मलिटी की जगह हमने कितना ले लिया 1 ले लिया, ठीक। इंटू वी, वॉल्यूम कितना दे रखा है 200। मैंने आपसे बोला था ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, n इंटू वी करना है, वॉल्यूम लीटर में लेना है। अगर आपने मिलीलीटर में ले लिया ना तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बनेगा, वो बनेगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो हम दोनों और क्या करें, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करें या मिलीग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करें, हम तो ग्राम इक्विवेलेंट कर रहे हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना। वॉल्यूम ये हमको ml में देगा, हमको क्या करना है उसको लीटर में चेंज करना है। तो 200 को हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज होगा लीटर के अंदर, ये लीटर में चेंज हो गया। इसको सोल्व करें, ये कितना हो गया भैया 1/5। हमको मास लाना है तो W इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, W इक्वल टू 40/5, ये आ जाएगा 8 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे हम 8 ग्राम। 8 ग्राम की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। और दिखाते हैं आपको, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप भी। नेक्स्ट, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 m H2SO4 are required to neutralize 200 milliliter of 0.5 m H3PO3 सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हमने आपको बस एक कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू हमको करना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3, इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना है, ठीक है जी। अब इनको दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट आपको इक्वल करना है ना, तो अब आप ये देखें। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखें, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ तो मोलरिटी दे रखा है तो n इंटू वी करें तो मोलरिटी कितना है, या ऐसे लिख देना, इसके लिए N1V1 और उसका N2V2 इक्वल कर देते हैं, ये लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मास दे नहीं रखा। N1 मोलरिटी कितना है 0.2 है, 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2 होता है, तो नॉर्मलिटी बनी, इनटू इसका वॉल्यूम लाना है तो V1 ये V1 लाना है, इनटू V2 N2। H3PO3 है, मोलरिटी कितना दे रखा है इसका 0.5 दे रखा है, हमको तो क्या चाहिए नॉर्मलिटी। आपको पता है H3PO3, फिर याद दिला देता हूँ, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड, H3PO3 डाइबेसिक एसिड और H3PO2 मोनोबेसिक एसिड। मतलब इसका वैलेंस वेक्टर कितना बताया था आपको मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये आपने कितना ले लिया 200। अब समझना, अभी आपने 200 ml में रखा ना, अगर आप इसको 1000 से डिवाइड नहीं करोगे तो ये आपका V1 भी ml में आ जाएगा, अगर आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो फिर V1 आपका लीटर में चला जाएगा। अभी 200 ही है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आंसर हमारा डायरेक्ट किस में आ जाएगा मिलीलीटर में। अब इसको सोल्व करके देखें, पॉइंट, इस पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल कर दिया हमने, 2 2 जा 4, ये 4 है, और इधर देखें 200 को अगर हम 4 से कैंसिल करें 204, ये बनेगा आपका 50, ठीक है। सोल्व करें तो V1 कितना आ रहा है, V1 इक्वल टू आता है 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 50, आंसर 500 मिलीलीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 500 मिलीलीटर। इस टाइप से इन न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है जी। और देते हैं आपको, चलो क्वेश्चन 0.84
ग्राम ऑफ metal carbonate 0.84 gram of metal carbonate completely react with 40 milliliter of N/20 H2SO4. Calculate equivalent weight of metal and मेटल कार्बोनेट। हमको मेटल एंड मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट बताने हैं। ठीक है जी, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, H2SO4 से करवा रहे हैं। तो करना क्या है, कॉन्सेप्ट तो आपका क्या लगेगा, इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इक्वल टू आना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को आपको इक्वल करना है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करें आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, अब मेटल कार्बोनेट का मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है 0.84, ये तो मास हो गया। इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिख रहा हूं मैं, इसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसके लिखना है मेरे को, इक्विवेलेंट वेट लिखना मेटल कार्बोनेट के लिए। नीचे किसका इक्विवेलेंट वेट आएगा, मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट लेना है। ठीक है, देखो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है ना, तो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था याद हो तो, सोल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, सोल्ट किससे बनेगा, कटाइन एनाइन से। तो बोला था आपसे सोल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उसके कटाइन का इक्विवेलेंट वेट प्लस उसके एनाइन का इक्विवेलेंट वेट, ये बता था ना। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसके लिए, मेटल कार्बोनेट, ये लीजिए मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो यार मैं इसको ये तो लिख सकता हूँ ना, मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 -2, ये कार्बोनेट होता है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमने E ले लिया, इसका इक्विवेलेंट वेट हमने क्या मान लिया, E। इसको तो लिख देता हूँ मैं, मेटल जो है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमने कितना ले लिया, ये तो हमने E मान लिया, ये तो E होता है, प्लस कार्बोनेट क्या है CO3 -2 है, इसका इक्विवेलेंट वेट हमने आपको सिखाया था, आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, CO3 -2 और कार्बन 12 और 48 60 अपॉन 2 करे तो 30, इसका E+30, ये E+30 किसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, E+30 किसका आ गया, मेटल कार्बोनेट का आ गया ना। तो आप समझना ग्राम इक्विवेलेंट किसका है, मेटल कार्बोनेट है ना, तो उसका मास अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट, मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। तो आप ऐसे लिखा करो, मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, और वो आ जाएगा हमारे पास में 30 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट देखें तो H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट हमको गिवन क्या है, H2SO4 के लिए तो नॉर्मलिटी कितना है 1/20 है, वॉल्यूम कितना है 40, तो इसको लिखा जाएगा 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 40 क्या दे रखा है, ये तो मिलीलीटर है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज होगा, ये लीटर में चेंज आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम E निकाल सकते हैं। ये जो E है, इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा, ये जो E बनेगा ना, E आता है हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। सॉल्व करके देख लो क्या था आंसर, 0 0, इससे ये 2 टाइम कैंसिल होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2E प्लस 16 इक्वल टू 840। ठीक है, या इसको मैं लिखा 2E इक्वल टू
840 इसमें से हमने 60 को माइनस कर दिया तो ये बनेगा 780। तो यहाँ से अगर ई की बात करें तो हम ई निकाल सकते हैं 780 इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो ये बन जाता है 780/2। ये किसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा? ये इक्विवेलेंट वेट है हमारे पास में मेटल के लिए। ठीक है, ये तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया। अगर आपसे बोला जा रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट का क्या लिखेंगे? मेटल प्लस कार्बोनेट। इसके अंदर हम 60 और ऐड करेंगे, सॉरी 30 और ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाता है मेटल कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 ग्राम ऑफ metal oxide is completely converted into 5 gram of metal 5 gram of metal chloride 5 gram of metal chloride equivalent weight of metal। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये जो मेटल है, इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये हमको इसके अंदर बताना है। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन आप समझे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल, ये आपका क्वेश्चन ये तो है ना कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल ऑक्साइड आपका कंप्लीटली मेटल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये लीजिए, मेटल ऑक्साइड से मेटल क्लोराइड बन गया। मेटल जो ऑक्साइड है इससे क्या बना? मेटल क्लोराइड बना। मैंने आपसे अभी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बताया था? जितना ग्राम इक्विवेलेंट आप रिएक्ट करेगा उतना ही तो ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनाएगा ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, ये जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट और जो मेटल क्लोराइड है इसके ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। करना क्या है, इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। तो हम इसमें अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करें तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? ये तो बोलेगा ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को हमको इक्वल करना है। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो W/E होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड क्या होगा? इस मेटल ऑक्साइड का, ये मेटल ऑक्साइड है, इसका वेट ये हमको कितना दे दिया? 3 गिवन है, और इसका वेट कितना गिवन है? 5 गिवन है। ये तो आ गया अपॉन E। देखो ग्राम इक्विवेलेंट किसका लिख रहे हो आप? मेटल ऑक्साइड का लिख रहे हो ना, तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा ना, इक्विवेलेंट वेट भी मेटल ऑक्साइड का ही होगा। अब इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का क्या लिखोगे? मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट से लिख दिया क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड होता है ना O-2। ऑक्साइड ये आ गया, ऑक्साइड इक्वल टू 5 था अपॉन, इधर क्या लिखा हमने? ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसके लिए? ग्राम इक्विवेलेंट किसका लोगे? मेटल क्लोराइड को लोगे ना, तो मेटल क्लोराइड का क्या होगा? उसका वेट अपॉन मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट। मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट को हमने क्या लिखा? ऐसे लिखोगे ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, ये है ना क्लोराइड Cl-, ऐसे लिखोगे आप उसको। ठीक है, देखिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अपॉन मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमने E मान लिया है। ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ऑक्साइड क्या लिखा? देखो इधर ऑक्साइड आपने ये लिखा ना, ऑक्साइड क्या O-2 है। मैंने आपसे बोला था ना आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? उसका मास अपॉन उसका चार्ज होना चाहिए। O-2 है, 16 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा E, तो E + 8 आ जाएगा इक्वल टू 5 की जगह हमने 5 लिखा अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल का E मान लिया प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड ये लिखा आपने। इक्विवेलेंट वेट Cl- के लिए आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते? उस आयन का फॉर्मूला मास जो भी दे रखा है अपॉन चार्ज। 35.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 35.5। ये 35.5 से डिवाइड करना है।
आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर लेना, आपका इक्विवेलेंट वेट ये आ जाता है। ये हो गया क्वेश्चन, कर सकते हैं ये तो सोल्व आप, ठीक है। और देते हैं आपको क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1.5 m SCl are required which completely reacts with 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दे रखा है मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HCl से। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड है, या तो आप इसको मोल से बना दीजिए, या तो आप किससे बना दो, मोल से। पर मोल से बनाने के लिए आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा और बैलेंस करना पड़ेगा। अब रिएक्शन किसकी हो रही है, MgHCl। आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करवा रहे, HCl से। बैलेंस करते लिखे तो ये बन जा, ये हमको देता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस हमको देता है। ये रिएक्शन होती है, हमने इसको बैलेंस करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, अब इसकी स्टैकोमेट्री देखें। इसकी स्टैकोमेट्री क्या है, 1:2:1 1:1 है ना, 1:2 1:2 है। इसका मतलब 1 मोल मैग्नीशियम की रिएक्ट करने के लिए HCl के 2 मोल की जरूरत होगी। आपको मैग्नीशियम कितना दिया, 2.4 ग्राम दिया। आप इसके मोल बनाओ तो मैग्नीशियम का मोल, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 ही होता है। तो 2.4 को 24 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये 0.1 मोल आएगा, नहीं आएगा। मैग्नीशियम कितना आ गया, 0.1 मोल आया। अगर मैग्नीशियम 0.1 मोल है तो अब इसकी स्टैकोमेट्री 1:2 है ना, इसके 0.1 मोल के कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए HCl के कितने मोल लगेंगे। तो इसको देखने से पता लगा HCl के 0.2 मोल लगेंगे। तो यहां से देखने से क्या पता लगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, मोल्स ऑफ HCl, HCl का मोल कितना आ रहा है, तो ये कितना आ गया, ये आपका 0.2 आ गया ना। आपको पता है मोल कैसे निकालते हैं, तो ये नहीं बताता मैंने, m/v मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी तो मोल होता है ना। तो 0.2 की जगह मैं ये भी तो लिख सकता था ना, m/v, ठीक है। इसको सोल्व करें तो 0.2 आ गया, m मोलरिटी कितना दे रखा हमको 1.5 × v, वॉल्यूम तुमसे पूछा जा रहा है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है, ये तो क्वेश्चन है। इसको सोल्व करें तो वॉल्यूम कितना हमारा आया हमारे पास में, इसका वॉल्यूम आता है 2/15 लीटर। ये आ जाएगा 2/15 लीटर, 2/15 लीटर इसका वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास में 2/15 लीटर। ये तो हमने जो क्वेश्चन बना ये स्टैकोमेट्री से बना दिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से बनाया, क्योंकि हम तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो डिस्कस कर रहे हैं ना। तो इसी क्वेश्चन को मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से बना रहा हूँ। इसका सेकंड मेथड हमने ले लिया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है HCl और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। तो आप क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू लिखना होगा आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट तो क्या होगा, तो इसमें तो मोलरिटी दे रखा है, HCl का वैलेंस स्पेक्ट्रम कितना होता है 1, तो जो मोलरिटी है वही नॉर्मलिटी होगी। तो ये लिखा मैंने 1.5 × वॉल्यूम, तो हमको पता लगाना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखे भाई, तो मैग्नीशियम का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये वेट कितना दे रखा है 2.4 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट, अगर आपको मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक मास 24, इसका वैलेंसी 2 है ना, तो मैग्नीशियम का तो कितना होता है 12। ये आप क्या लिखेंगे 12। इसको सोल्व करने से कितना आ गया 0.2। यहाँ से अगर सोल्व करें तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास में 2/15 लीटर। आप देख सकते हैं जब हमने स्टोइकोमेट्री से बनाया तो भी हमारा आंसर 2/15 आया, और इसी क्वेश्चन को हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लेके बनाया तो भी हमारा आंसर 2/15 आया। इसका मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने के एक तरह से दो मेथड है, एक तो है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री के लिए रिएक्शन मस्ट है। आप देखो जब हम क्वेश्चन को स्टोइकोमेट्री से बनाते थे तो रिएक्शन लिखते थे और बैलेंस करके लिखना पड़ता था,
और जब हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहे हैं तो आपने देखा जब हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई किया तो हमने रिएक्शन भी नहीं लिखी, तो जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करके और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 80% by mass of H2SO4 required to decompose 50 gram of H2SO4। देखिए अब क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट मास ऑफ 80% बाय मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ H2SO4। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन को टिक करें। ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका मतलब हम H2SO4 को किससे डिकम्पोज करवा रहे हैं? हम H2SO4 को डिकम्पोज करवा रहे कैल्शियम कार्बोनेट से, तो होना क्या चाहिए? अब भाई आपका H2SO4 किसके साथ डिकम्पोज हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ डिकम्पोज हो रहा है ना, तो क्या काम करें, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। चलो जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट हमने इक्वल कर दिए। तो क्वेश्चन में करना ही क्या है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट हमको इक्वल करने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करना है। करते हैं सोल्व। H2SO4 इसका मास निकाल लेते हैं अपॉन इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का 49 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना दे रखा है? 50 दे रखा है अपॉन इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट। हम कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालें। इसका मॉलिक्यूलर मास वो होता है 100 अपॉन इसका वैलेंसी होता है 2। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करोगे तो कैल्शियम प्लस 2 CO3 माइनस 2 का ना, -2 इसका वैलेंस फैक्टर 2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 5050, तो 50 अपॉन ये 50 आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो हम देंगे W इक्वल टू 49 ग्राम। ये 49 ग्राम आ गया। देखो अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है, आपको H2SO4 का मास तो बताना है, पर वो H2SO4 हमारा 80% बाई मास है। 80% बाई मास का मतलब ये हुआ अगर आपने सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया, या ऐसा बोल सकते हैं अगर आपके पास में H2SO4 का जो सैंपल है, सैंपल वो अगर 100 ग्राम सैंपल है ना, तो उस 100 ग्राम सैंपल के अंदर H2SO4 तो 80 ग्राम ही होगा। मतलब एक तरह से वो जो सैंपल है वो 100% प्योर नहीं है। 80% का ये मतलब होता है। तो अपन ऐसा बोले कि हमको तो 49 ग्राम चाहिए। हमको कितना चाहिए? 49 ग्राम। इसने बोला 80%। 80% का मतलब, अब इसको समझे, 80% का मतलब ये हुआ ना, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, 80% का मतलब ऐसे लिखे 80 ग्राम H2SO4 are in 100 ग्राम सैंपल। मतलब ये तो कहना चाह रहा है ना कि जो 100 ग्राम सैंपल है उसमें H2SO4 कितना 80 ग्राम है। ऐसे बोल दो अगर आपको H2SO4 80 ग्राम चाहिए तो सैंपल तो 100 ग्राम लेना पड़ेगा। पर हमने बोला कि हमको तो H2SO4 चाहिए 49 ग्राम। 49 ग्राम H2SO4 चाहिए, तो उसके लिए आपको सैंपल कितना लेना होगा? तो लिखा जाएगा 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाई 49 ग्राम। आप इसको सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 490 अपॉन 8 ग्राम। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, एक और देते हैं। 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट
gives 0.86 gram of metal sulfate. Calculate equivalent weight of metal. हमसे बोला जा रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, देख लीजिए। आप सोल्व कैसे करें, बोल क्या रहा है ये मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट से आपको क्या मिला, मेटल सल्फेट मिला, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करो। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या लिखा जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट और मेटल नाइट्रेट दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करे, ग्राम इक्विवेलेंट W/E होता है ना। तो देखिए इधर इसका मास कितना दे रखा है 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका लेना है, मेटल नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट लिख देगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट। मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमने मेटल का इक्विवेलेंट हमने E लिया प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है भैया NO3 माइनस ये नाइट्रेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट। तो मेटल सल्फेट का मास कितना दे रखा है, हमको ये दे रखा है 0.86, इसको किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। सल्फेट होता है ना SO4 माइनस 2, यही तो होता है। इसको सॉल्व कैसे करें, 1 अपॉन E, मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमने E ले लिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट क्या लिखेंगे आप, नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला मास अपॉन चार्ज, 401 है, फॉर्मूला मास क्या होगा, नाइट्रोजन का हुआ 14, नाइट्रोजन कितना हुआ 14 और ऑक्सीजन होता है 16, 16 4 जा 16 सॉरी 16 3 जा 48, ये 48, इसको सोल्व करें 2 5 6 ये आएगा 62। इसका मतलब नाइट्रेट का इक्विवेलेंट वेट तो 62 आता है, इक्वल टू 0.84 डिवाइडेड बाई E, मेटल का हमने E ले लिया प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालें। सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इसका मास 32 और 16 4 जा 64 एंड 32, ये 96 आ गया ना। तो 96 तो क्या फॉर्मूला मास अपॉन किससे डिवाइड करोगे, इसका वैलेंस फैक्टर, और वो तो कितना 2, तो 96 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये बनेगा आपका 48 से डिवाइड कर देना। इसको सोल्व करके और आप E क्रॉस मल्टीप्लाई करके E निकाल सकते हैं, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ SiPO4 in following reaction। आपको रिएक्शन दे रखी है, इनके अंदर आपको SiPO4 का इक्विवेलेंट वेट बताना है। फर्स्ट आपको दे रखा है SiPO4 प्लस NaOH, इसे हमने बना दिया है NH2PO4 प्लस H2, ये रिएक्शन दे रखी है आपको। इक्विवेलेंट वेट लाना है, अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना SiPO4 का, इसका मोलिकुलर मास हमने देखा 98 होता है अपॉन वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। अगर आपसे बोला जाए SiPO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, केवल इतना सा बोला जाए, रिएक्शन नहीं दे रखा है, रिएक्शन नहीं दे रखा, आपसे बोला गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ SiPO4 क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, और SiPO4 ट्राइबेसिक है 98 को आप 3 से डिवाइड करेंगे ना, यही करेंगे। पर इसने क्या बोला, रिएक्शन दे रखी है, तो जब रिएक्शन दे रखी है तो हमें पता है SiPO4 3 प्रोटॉन दे सकता है, पर आपको ये देखना पड़ेगा रिएक्शन में 3 ही दे रहा है या कुछ कम दे रहा है। तो इस देखने से पता लगा SiPO4 NH के साथ रिएक्ट करके हमको क्या दे रहा है, NH2PO4, इससे हमको पता लग रहा है इस रिएक्शन के अंदर तो इसने ट्रांसफर तो एक ही प्रोटॉन का किया ना, मतलब इस रिएक्शन के अंदर इस SiPO4 का वैलेंस फैक्टर हम लेंगे 1 ना कि 3, मतलब इसके अंदर SiPO4 का इक्विवेलेंट वेट आता है 98। दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा SiPO4 प्लस 2 NaOH, इसे हमने बना दिया है Na2HPO4 प्लस 2H2। चलिए अब हमसे बोला गया, वही क्वेश्चन दे रखा है रिएक्शन के अंदर SiPO4 का इक्विवेलेंट वेट बताना, इक्विवेलेंट वेट लाना था, तो हमने लिखा 98
इक्विवेलेंट वेट देना है ना, तो इक्विवेलेंट वेट क्या लिख रहे हैं हम, ये लिखा इसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर मास 98 हुआ अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल। रिएक्शन को ध्यान से देखो, H3PO4 क्या कर रहा है, NH के साथ रिएक्ट करके Na2HPO4 बना रहा है। तो आप ये देखें इससे जब ये बन रहा है तो इसने कितने H+ आयन रिलीज कर दिए, तो देख के पता लगा यार ये तो 2H+ आयन दे रहा है, तो इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर यहाँ पर 2 लेना है। तो इस रिएक्शन के अंदर H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट आता है 49। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। H3PO4 प्लस 3 NaOH, इससे हमने बना दिया है, इससे हम बना देते हैं Na3PO4 प्लस 3H2 का हमने फॉर्मेशन कर दिया। क्वेश्चन वही है, इक्विवेलेंट वेट बताना है हमको H3PO4 के लिए। H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट बताना है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे आप, इसका मोलिकुलर मास वो तो 98 है अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसका वैलेंसी फैक्टर आप इस रिएक्शन के अंदर देख के बताइए इसने कितने H+ आयन को रिलीज कर दिया, तो H+ आयन इसने 3 दे दिया ना, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। हाँ, अगर आपसे ये बोला जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, तो सीधा सीधा आंसर दे देना 98/3। अगर रिएक्शन में दे रखा है तो रिएक्शन को कोडिंग आंसर देंगे। जैसे आपसे बोला गया H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो 98 अपॉन वैलेंस फैक्टर 2 डिवाइड करके आंसर दे देंगे। पर अगर मान लो रिएक्शन लिख के दे दी उसने, किस रिएक्शन के अंदर कितना होगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा उस रिएक्शन के अंदर H2SO4 कितने प्रोटॉन दे रहा है। हाँ, अगर दोनों दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अगर एक दे रहा है तो फिर उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से हम इसके इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में भी बताया और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।